जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इंडियन इकोनॉमी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, उसके रिलेटेड जो फैक्ट होगा, कंसेप्ट होगा, वो भी समझेंगे, ताकि आपको इकोनॉमी का जो फैक्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये सीरीज आप लोग बढ़िया तरीके से फॉलो करिए, इकोनॉमी से फिर आपको डर नहीं लगेगा। और इसी सीरीज से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं यूपी, पीसीएस, आरओ, बीईओ में। बढ़िया तरीके से सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। अब देखिए 71 से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज ₹20। सिर्फ 20 रुपए पर कैपिटा इनकम। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। इन 1867-68 इट वॉज एजर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। पहली बार इसकी गणना किसके द्वारा की गई थी? अब देखो, पहली चीज तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम। ये होता क्या, पहले ये समझ लो एक बार, तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। देखिए, जितने भी आपकी नेशनल इनकम होगी पूरे देश की, अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, नेशनल इनकम को और जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, जितनी भी आपकी जनसंख्या है, उससे अगर डिवाइड कर दे तो जो आपका अमाउंट आएगा ना, उसको बोला जाएगा पर कैपिटा इनकम। ऐसे समझो, मान लो एक जगह पे 4 लोग रह रहे हैं, ठीक। ये कमा रहा है आपका 800 रुपए, ठीक है। ये कमा रहा है आपका 100 रुपए और ये दोनों कमा रहे हैं आपके 50-50 रुपए, ठीक। टोटल आपकी नेशनल इनकम कितनी हो गई? 800 प्लस 100 900 और 50-50 ही हो गए आपके 1000 रुपए, ठीक। और टोटल जनसंख्या इस मोहल्ले की या कहीं कर की भी कितनी है आपकी? 4 लोग हैं, तो टोटल कितना हो गया? 1000 डिवाइड बाय 4 पर कैपिटा इनकम चाहिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250 रुपए। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि हर इंसान, जो हमने 4 इंसानों की बात करी है, इस फॉर्मूले के हिसाब से वो चारों कितना कमा रहे हैं? 250-250 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमने रियलिटी क्या देखी अभी इसकी, ये तो फॉर्मूले से आया है ना। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो रियल कंडीशन नहीं बताती है। अब यहाँ पर हमने देखा एक जना 800 रुपए कमा रहा है, इस वजह से वो 1000 रुपए नेशनल इनकम पहुंची है, जीडीपी पहुंची है यहाँ पे एक जगह की, ठीक है। बाकी जो 50-50 कमा रहे वो तो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम पे हमें वो कितना दिख जाता है? 250-250 दिख जाता है। तो पर कैपिटा इनकम में भी कुछ कमियां हैं, वो एकदम रियल पिक्चर नहीं बता पाता है, ठीक। लेकिन तब भी पर कैपिटा इनकम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट निकालते हैं। ऐसे ही देश में 1867-68 में निकला था, तब यहाँ इस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? वो थी सिर्फ आपकी 20 रुपए। और ये बताई किसने थी? ये बताई थी आपके दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नरोजी, हिस्ट्री में पढ़ रखा हो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इन्हें। अच्छा, इस समय पे बात करें तो इस समय पे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? ये है आपकी 98,000, ठीक है। 98,000 के आसपास है इस समय पे। 98,200 कुछ है इसी के आसपास। एग्जैक्ट डेटा में आपको आपका एससीए से कंपाइलेशन में मिल जाएगा। और इस साल की बात हो रही है, ठीक है। ये जो 20 रुपए था ना, ये भी साल का था। 98,000 इस समय 2024 के आसपास चल रही है इसकी। और अगर इसको महीने के हिसाब से देखें तो महीने का कितना हो गया? 8,000। 12 से डिवाइड करो। तो बहुत लोग तो आपको पता होगा ना, सब थोड़ा ना 8,000 रुपए कमा रहे हैं इस देश में। बहुत लोग तो गरीबी, बहुत लोग तो आप समझो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, 100 रुपए भी डेली नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम में दिक्कत होती है। अब देखिए, दादा भाई नरोजी ने एक आपकी थ्योरी और दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको आप लोग उसमें पढ़ते होगे, किसमें? हिस्ट्री में। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में समझ लो। जब इस देश में आपके अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो यहाँ से जो टैक्स आया, तो यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे, जितने भी आपके, मान लो ये आपके ब्रिटिशर है, इसको जो सैलरी मिली, इसकी जो सैलरी थी ना, वो भी बहुत ज्यादा होती थी। जब इसको सैलरी मिली तो ये सैलरी जो है अपनी यहाँ खर्चा नहीं करता था। ये कहाँ खर्चा करता था? ये आपकी इंग्लैंड, जहाँ आपका इंग्लैंड है ना, ये यहाँ पे जाके खर्चा करता था। तो आप समझो, हमारे ही देश से पैसा लिया और यहाँ पे खर्चा भी नहीं किया। जब आप इस देश में पैसा खर्चा करोगे तो यहाँ पे लोग को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे आप समझो, ये मदिरा पियेंगे तो मदिरा वालों को रोजगार मिला। उसके बाद में इन्होंने कुछ आपका एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज आपकी क्या कहते हैं, खरीदी, उसमें वो मिला। फिर इन्होंने कुछ यहाँ पे सामान खरीदा, आपका कपड़े खरीदे, तो यहाँ पे लोग को रोजगार मिला। लेकिन ये जाके खर्चा कहाँ करते थे?
इंग्लैंड में। इसी वजह से आपका इस देश में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई थी। ठीक है, चलिए बहुत हो गया इस क्वेश्चन में, काफी डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first person to use a scientific method to calculate national income of India? किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? अब देखिए, इन्होंने भी आपकी पर कैपिटा इनकम बताई थी, नेशनल इनकम बताई थी दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड नहीं था। ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से करी है वो पहली बार करी है आपके VKRV राव ने। ठीक है, VKRV राव ने करी है, इन्होंने 1931 से लेके 32 तक। ठीक है, नेशनल इनकम होता क्या है, इस देश में जो जो बन रहा है ना, इस देश की टेरिटरी में जो जो बन रहा है उस सब का जो फाइनल प्राइस है उसको अगर ऐड करते जाएंगे नेशनल इनकम बनेगा। इसको नेशनल इनकम और जीडीपी को मैं एक बार डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से सब कुछ समझ में तब आ जाएगा कि जीडीपी होता क्या है, कैसे बनता है। एग्जाम्पल देके, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था चला था आपका 1951 से लेके 56 तक। ठीक, इस समय पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय पे जो टारगेट करा गया था, क्योंकि पहले ही आपका 5 ईयर प्लान था, टारगेट करा गया था 2.1%। ठीक है, क्योंकि उस समय पे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ग्रोथ रेट हो भी सकती है। अभी तो आपकी 8% के आसपास हो जाती है, 7% भी हो जाती है साल की। तो उस समय पे कितना 2.1 आपका परसेंट रखा गया था, लेकिन हुई कितनी थी ग्रोथ? इसमें हुई थी आपकी 3.6% देखने को ज्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि इस समय पे मानसून भी सही रहा था। जो पहला आपका 1951-56 तक है ना, मानसून भी सही था। जब मानसून सही था तो आपका एग्रीकल्चर सही हुआ होगा। जब एग्रीकल्चर भी सही होता है ना तो मार्केट में आपका सरप्लस जाता है और फिर मार्केट में बाकी सेक्टर है ना वो भी अच्छा करते हैं। ठीक है, और इस पहले 5 ईयर प्लान में जो सरकार ने फोकस करा था वो किस में करा था? आपके कृषि में ही करा था, एग्रीकल्चर में करा था, और बाकी आपका जो डैम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट। मॉनसून अच्छे होने की वजह से ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिली थी। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं एक्सपर्ट, इस देश का असली फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? इस देश का असली फाइनेंस मिनिस्टर है आपका मॉनसून। जिस साल आपका मॉनसून बढ़िया जाता है ना उस साल आपकी फसल बढ़िया अच्छे से उगती है, किसानों के पास में पैसा आता है, फिर वो खर्चा करते हैं, फिर वो गांव क्षेत्र में और आगे पैसे जाता है। ठीक है, तो पूरी साइकिल चलती है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी? औद्योगिक नीति 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल कितने उद्योग आरक्षित थे पब्लिक सेक्टर के लिए? ये आपकी 1956 में आई थी, और इसमें ये बोला गया था जो ज्यादातर आपकी इंडस्ट्री होंगी ना उस पे कौन, उसको क्या कहते हैं, उस पे हक होगा, वो स्टेट का होगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य, आपकी उत्तर प्रदेश बिहार से मतलब नहीं है। जो आपका भारत राज्य है ना उससे मतलब है, जो आपकी सरकार है, आपकी भारत सरकार, उसका हक होगा। वही ज्यादातर आपकी फैक्ट्रीज चलाएगी, और कुछ ही कुछ ऐसी फैक्ट्री थी जो प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी। मतलब इस समय पे जो आपका सोशलिज्म का कंसेप्ट है ना, समाजवाद, उसको अच्छे से ले आया गया था। ठीक है, कि सब कुछ जो है सरकार के हाथ में होगा। और कितनी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर को दी गई थी? आपके सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार उनके पास थी 17 आपकी इंडस्ट्री। कौन कौन सी थी एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। जो शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज लिखी है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब हथियार बनाने वाला, वो प्राइवेट को नहीं देंगे। एटॉमिक एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, अगर वो प्राइवेट को दे दिया तो फिर तो देश की आपकी नेशनल सिक्योरिटी से खतरा, तो वो भी आप सरकार करेगी। आयरन एंड स्टील, ऐसे करके आपकी टोटल 17 है, जिसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट भी सिर्फ आपकी सरकारी कंपनियों की, इस समय तो प्राइवेट भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से याद समझ। द लुक ईस्ट पॉलिसी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर? भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये कही थी प्रारंभ आपके पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, कब करी थी? 1991 में। था क्या था ना लुक ईस्ट पॉलिसी, ये था जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, मैं मैप में दिखा रहा हूं आपको, साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, उनके साथ में अपना इकोनॉमिक संबंध, ठीक है, और पॉलिटिकल आपका रिलेशन अच्छा करना है। क्यों लाने की जरूरत पड़ी थी पर ये भी समझ लो। देखिए ये आपको इंडिया दिख रहा है, आपको ये पता होगा 1991 तक जो आपका यूएसएसआर था ना वो टूट गया था। ये जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान सब दिखता था ना, यूएसएसआर का ही पार्ट था। फिर रशिया टूटा और भी अलग देश टूटे, तो इंडिया का एक बहुत रिलायबल पार्टनर था आपका यूएसएसआर, वो टूट गया था। इंडिया को और पार्टनर की जरूरत थी। इसी समय पे चाइना जो है, चाइना भी आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में। इसीलिए इंडिया को चाइना को बैलेंस करने के लिए, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री देख रहे हो ना आप लोग, कौन सी? जो म्यांमार से स्टार्ट हो जाती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ पे अपना रिलेशन अच्छा करना था, क्योंकि चाइना का भी रिलेशन यहाँ अच्छे हो रहे थे। इसलिए चाइना को बैलेंस करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। इतना ध्यान रखिएगा बस आप अभी। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म्ड इन 1949?
1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है, भारतीय सांख्यिकी के पिता भी बोला जाता है, ठीक है। हु इज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बोला जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक। ये इनके बारे में जान लीजिए, ये पहले आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक। फिर इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर भारत के 2004 से लेके 2014 तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक। लिबरलाइजेशन होता क्या, पुरानी वीडियोस में मैं समझा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस देखिए इकोनॉमी के, सब कुछ, सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल भी, लेकिन फैक्ट जहां पे होता है ना, मैं साथ में कंसेप्ट भी समझाता हूं, तो अच्छे से इकोनॉमी कंसेप्ट क्लियर होंगे। Which of the following are the committee related to FDI and FII? निम्नलिखित में से कौन सी FDI और FII से संबंधित समिति है? देखो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आपका FDI। FDI क्या होता है समझ लो, F एक होता है आपका FII। F तो दोनों आपका क्या हो गया, फॉरेन हो गया, ठीक है, फॉरेन, जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया ये। और FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। होता क्या ये समझ लो, ठीक है, FDI FII में अंतर क्या होता है ये समझ, आपको जरूरत है। देखो होता क्या है, अगर हमारे देश में मान लो ये रिलायंस की कंपनी है, उसका यहाँ पे कोई प्लांट लग रखा है, और यहाँ से सऊदी अरेबिया की कोई कंपनी जो है यहाँ पे बोले कि हम रिलायंस में क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। सऊदी अरेबिया के सीधा एक कंपनी जो है बोल रही है कि हम रिलायंस में पैसा लगाएंगे, रिलायंस की जितनी भी जहां जहां पे फैक्ट्री लग रही है ना, वो पैसा हम भी लगाएंगे, रिलायंस की भी मंजूरी से लगेगा ये, ठीक है, ताकि इस देश में और पैसा है। जब ये फैक्ट्री और लगाएंगे, रिलायंस के साथ मिलकर एक नया प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इकोनॉमी में रोजगार और क्रिएट करा। तो FII क्या, सॉरी आपका माफ कीजिएगा, जो FDI होता है वो क्या होता है, जब कोई किसी और देश की जो कंपनी होगी या कोई बहुत बड़ा इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, वो इस देश में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा, या तो जमीन ले लेगा या फैक्ट्री लगा लेगा, किसी कंपनी साथ मिल के यहाँ पे आपका कुछ प्लांट स्टार्ट करे जिससे रोजगार मिलेगा, इसे बोला जाता है FDI। और FII क्या होता है, जब कोई बाहर का कोई आपका इंसान जो फॉरेनर है, वो इस देश के शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, उसे बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने से रोजगार नहीं बढ़ता है, ठीक है, रोजगार कब बढ़ेगा, जब FDI आएगी इस देश में। तभी आप देखते हो कि मोदी जी कहते हैं इस देश में इन्वेस्ट करो, बाहर की कंपनियां जब इन्वेस्ट करेंगी तभी रोजगार जो है बढ़ेगा, ठीक। अगला, अच्छा अब ये कमेटी, तो कमेटी तो समझ लो, कमेटी है आपकी अरविंद मेहराम कमेटी, ठीक है, अरविंद मेहराम कमेटी। इन्होंने जो रिपोर्ट है ना अभी 2021 में ही सबमिट करी। फिर क्या बोला जा रहा है, इन अ रीजनल रूरल बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर इज, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जो RRB होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ये आपके गांव क्षेत्र के लिए होते हैं, कि वहां पर भी लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटी मिले, वो भी अपना खाता खुलवाएं। तो इसमें देखिए 3 पार्टनर होते हैं, पहला होता है आपका भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो शेयर होता है वो होता है आपका 50%। कितना होता है, 50%। फिर होती है आपकी राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे आपका मान लो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में कोई गांव है, इसमें 50% हिस्सा किसका होगा, RRB में, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का होगा सिर्फ 15%। और एक होगा आपका स्पॉन्सर्ड बैंक, मान लो SBI है या कैनरा बैंक है, PNB, जिसने इस RRB को पैसा दिया होगा, ठीक है, काम करने के लिए, उसका हिस्सा होगा 35%। क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, भारत सरकार का हिस्सा पूछा जा रहा था, हो गया 50%। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अन्य सूचक है, ठीक है, जो सबसे मेन सूचक भी, अन्य सूचक की बात हो रही है, अगर मेन सूचक की बात करें वो है आपका क्या कहते हैं, GDP, ठीक है, GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल GDP, बी वाला, रियल GDP वाला। फिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, रियल GDP। अब देखिए GDP होता क्या है, इस देश के अंदर जितनी भी आपकी फैक्ट्री लग रखी है, जितना भी आपका काम हो रहा है, और जितना प्रोडक्ट बन रहा है, जितना आपकी सर्विस बन रही है, उसकी फाइनल वैल्यू को जोड़ा जाता है, फिर क्या निकलता है, आपका GDP निकलता है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन एक बार आप समझ लो। देखो होता क्या, जैसे ऐसे समझो, मान लो किसी किसान ने क्या करा, आपका गेहूं उगाया, वीट उगाया, और ये था 20 रुपए किलो, ठीक, इसको बेचा, ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर।
इसको बेचा किसी एक फैक्ट्री को, उसने इस गेहूं से क्या बनाया, आटा बना दिया और एक पैकेट में पैक कर दिया, अपना ब्रांड भी लगा दिया, जैसे आशीर्वाद आटा आता है, और फिर इसकी कीमत हो गई 40 रुपए। फिर ये आटा जो है कहाँ गया, मार्केट में गया, अलग अलग व्यापारियों के पास गया, जो ट्रेडर आपके बने होंगे, जनरल स्टोर होते हैं ना, फॉर्चून की दुकान, वहां पे गया, और वहां पे ये जो आटे का पैकेट है ना 50 रुपए किलो में बिका। ऐसे लूज में तो 30 रुपए मिल जाता किलो, लेकिन वहां 50 रुपए किलो मिला। अब यहाँ तक आने में, यहाँ पे इसमें ट्रकों में आया होगा, फिर इसमें लोग सेल्समैन आए होंगे कि हमारा प्रोडक्ट लो, फिर इस व्यापारी ने अपने यहाँ बिजली लगाई होगी, किराया दिया होगा दुकान का, तो सब जो है 50 रुपए में, अच्छा 40 रुपए का इन्होंने बेचा, इस वाले को जो व्यापारी होगा आपका जो फॉर्चून वाला, इसको कितने का पड़ेगा, 45 रुपए मान लो, 50 रुपए में बेच रहा है। जो कस्टमर आओगे वो कितने का दोगे, 50 रुपए का। अब इस 50 रुपए में सब कुछ जुड़ा हुआ है, 20 रुपए आपका ये भी जुड़ा है, किसान की मेहनत भी जुड़ी है, किसान ने जो प्रॉफिट कमाया वो भी जुड़ा है, फैक्ट्री वाले का भी पैसा जुड़ा, फैक्ट्री वाले ने जो आपके लेबरों को पैसा बांटा होगा ना, जो उनके काम कर रहे हैं, वो भी 40 रुपए में। तभी तो 40, ये पैसा क्यों बढ़ा था, तभी तो बढ़ा क्योंकि उसका आटा बना। आटा कैसे बना, लेबरों ने बनाया, उनको भी तो पैसे दिया होगा, तभी तो वैल्यू बढ़ रही है। तो हम जीडीपी में क्या करते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि 20 रुपए भी जोड़े 40 रुपए जोड़े, हम क्या करेंगे, सिर्फ 50 रुपए जोड़ेंगे और ये देखेंगे कितने किलो आटा जो है बना, कितने किलो आटा जो है बिक रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर प्रोडक्ट के साथ किया जाता है। अब इस 50 रुपए में आप देखो, जो किसान का 20 रुपए था, किसान ने 20 रुपए में जो आपका गेहूं बेचा था, उसमें किसान का भी तो प्रॉफिट होगा ना, तो इस 50 रुपए में किसान का भी प्रॉफिट आ गया, आपका फैक्ट्री का भी प्रॉफिट आ गया और इस ट्रेडर का भी आ गया। तो ऐसे करके जीडीपी जो है जुड़ती है। नहीं समझ में आए फिर से देखो, तब भी नहीं आएगा, एक और वीडियो में डिटेल में पूरे आधे एक घंटे में समझाऊंगा। ठीक, तो यही थे आपके क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। एंड में मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्री प्लस मेंस का एक पेड ग्रुप चल रहा है, जहां पर एक ही जगह पे रह के आप पूरी फाइनल सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो। फिर चाहे जैसा पेपर आ जाए आपका, आराम से आपका कट ऑफ जो है निकलेगा, मीन्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।